नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम। तो इसमें ये सेक्शन के अंदर सेक्शन 3 है पेपर नंबर 1 का। इसमें 6 क्वेश्चन है ना, और वो नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप के हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। अगर आप करेक्ट आंसर लिखेंगे तो +4 मिलेंगे आपको ना। और इसमें 6 सवाल हमारे पास, यानी 24 नंबर का सेक्शन है हमारे पास ये। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं हम, जो आसान कैटेगरी में है मेरे हिसाब से। इस तरह का सवाल अपनी शीट में भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की शीट में सेम है, बस ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है और थोड़ा वहाँ इंटरवल बढ़ा दिया हुआ था ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की काउंटिंग थोड़ी ज़्यादा आ रही थी ना। ये उससे काफ़ी आसान है मेरे हिसाब से ना, जो अपनी शीट में है उससे काफ़ी आसान है। तो tan इनवर्स एक्स के बारे में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई, अब इसे हम जानते भी है ना, उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में, एंड व्हाट वी टू डू इज द वे टू फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। और ये इंटरवल दिया हुआ है हमें ना, इस इंटरवल में नंबर ऑफ सॉल्यूशन काउंट करने। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने पर बेसिकली ऐसा आ जाता है ना। इसको अगर मैं लिखूंगा तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स, 2 का मैंने √2 बाहर निकाल लिया, अंडर cos स्क्वायर एक्स था उसको mod cos x लिख लिया, और सिंपली इसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स ऑफ tan x को मैंने tan इनवर्स ऑफ tan x मेंटेन रख लिया ना। √2 से मैं √2 को कैंसिल आउट कर सकता हूं। अब ध्यान से देखें, हमें जो सोल्यूशन निकालना है ना, वो -3π/2 से -π/2 में, -π/2 से π/2 में, और π/2 से 3π/2 में निकालना है। तो पूरा वैसे ये डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं थी ना, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो दिस इज पीरियोडिक एंड इट्स पीरियड इज पाई, और अगेन हम जानते हैं ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, इसका भी पीरियड पाई है। तो अगर मुझे इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं तो मैं पाई लेंथ में सॉल्यूशन निकाल लेता हूं, और पाई लेंथ मैंने लिया -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 में ये mod cos x का डायग्राम बना दिया, और -π/2 से π/2 में ये tan इनवर्स ऑफ tan x का डायग्राम बना दिया। तो इस पाई लेंथ के अंदर हमें इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये भी पाई लेंथ है, इसमें भी मुझे 1 मिलेगा और इसमें भी 1 मिलेगा। Therefore the number of solutions of this equation will be 3. Therefore 3 will be the correct answer. तो आसान सवाल था मेरे साहब, जिसने इस पे फोकस किया होगा वो बिल्कुल उसके 3 नंबर पक्के हो गए, 4 नंबर पक्के हो गए उसके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट n is greater than equal to 2 be a natural number। फंक्शन दिया हुआ है जो क्लोज इंटरवल 0 से 1 में डिफाइन है, कोडोमेन उसका r दे रखा है, और फंक्शन को अलग अलग इंटरवल में उसकी डिफरेंशियल अलग अलग दे रखी है ना। इंपॉर्टेंट बात ये सब स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। ये अगर मैं y मान लूँ तो y और x में एक लीनियर रिलेशन दिया हुआ है, तो मुझे लाइन बनानी है, लाइन के सेक्शन बनाने हैं अलग अलग इंटरवल के अंदर, और लिखा हुआ है इफ n इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस हो गया, x इज इक्वल टू 1 एक वर्टिकल लाइन हो गई, y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस हो गया, और बेसिकली इंपॉर्टेंट बात जो है ये मुझे fx ड्रॉ करना है। तो इन 4 बाउंड्री से जो रीजन बाउंडेड है वो मुझे 4 दिया हुआ है, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज। तो मुझे फंक्शन f की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो देख सकते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। डायग्राम बना हुआ है, 0 से 1/2n है, फिर 1/2n से 3/4n है, उसके बाद फिर 3/4n से 1/n है, और 1/n से 1 दे रखा है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम। डायग्राम हमें ये मैंने ड्रॉ कर रखा है। पहला इंटरवल 0 से 1/2n है, और उसके बाद 1/2n से 3/4n। पहला 0 से 1/2n, फिर 1/2n से 3/4n, फिर 3/4n से 1/n, 3/4n से 1/n, और 1/n से n दे रखा है ना। मुझे डायग्राम बनाना है ना। डायग्राम बना सकते हैं, मैं कोई एक डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ, वरना डायग्राम बनाया जा सकता है। जैसे अगर मैं y इज इक्वल टू n1 - 2nx की डायग्राम बनाना चाहूँ, अगर when x is less than equal to 1/2n n greater than equal to 0, तो ये डायग्राम बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है ना। ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, x एक्सिस, x बराबर अगर मैं 0 रखूंगा तो ये एक लाइन है, इसका स्लोप नो डाउट नेगेटिव होगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर हमारे पास है, x का जो कोफिशिएंट है नेगेटिव है। और अगर मैं देखूंगा, अगर मैं x बराबर 0 लिखूंगा तो वैल्यू ऑफ y इज n, तो ये पॉइंट 0, n आ जाएगा ना। और अगर मैं 1/2n लिखूंगा तो 1/2n पर अगर मैं x को 1/2n करता हूं तो वैल्यू विल कम आउट टू बी 0। तो देखो ये डायग्राम बन जाएगा ना। तो इस रीजन के अंदर, इस इंटरवल के अंदर मैंने ये डायग्राम बनाया तो ऐसा बन गया। ऐसे में इस रीजन में इसको भी ड्रॉ कर सकता हूँ, दोनों बाउंड्री पॉइंट रख दूंगा, और लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट सफिशिएंट है ना। ऐसे इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए दोनों पॉइंट रख दूंगा बाउंड्री पॉइंट, ऐसे इसको ड्रॉ करने के लिए दोनों बाउंड्री पॉइंट लिख दूंगा। तो डायग्राम बेसिकली ऐसा आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 0 से 1/2n, 1/2n से 3/4n, 3/4n से 1/n, और 1/n से लेकर 1। अब वो ये बोल रहे हैं कि एक तो हमारे पास रीजन है x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब y एक्सिस हो गया, ये बेसिकली y एक्सिस हो गया। एक हमारे पास है y इज इक्वल टू 0, ये जो बेसिकली x एक्सिस हो गया। एक वो बोल रहे हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ये वर्टिकल लाइन है, और एक बोल रहे हैं y इज इक्वल टू fx, एक वो बोल रहे हैं y इज इक्वल टू fx। तो इन चारों बाउंड्री से जो रीजन बाउंड हो रहा है ना वो मुझे देखना है ना।
तो हम देख रहे हैं ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x इजिकल टू 1 और ये y इजिकल टू fx का डायग्राम। तो इस एरिया की बात कर रहे हैं वो ना, ये एरिया हमें 8 दिया हुआ है बेसिकली, दिस एरिया इज इक्वल टू 8, और इस एरिया का यूज करके व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और ध्यान से देखें जो भी ये डायग्राम बना हुआ है, fx का डायग्राम बनाया हमने ना, ये fx वर्सेस x का डायग्राम बना रखा है ना, और इस डायग्राम में अगर हम देखें तो fx की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो n के बराबर आएगी। तो अगर n निकल गया ना तो बेसिकली जो n आएगा वही इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब n निकालने के लिए क्या करूं, मैं इस एरिया को निकाल लेता हूं। एरिया मुझे 8 के बराबर दे रखा है, एरिया शायद मुझे 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, देखते हैं एक मिनट। एरिया इज इक्वल टू, एरिया 4 दिया हुआ, सॉरी एरिया में 4 दे रखा है, और अगर एरिया में 4 दे रखा है तो मुझे n निकालना है। जो भी n आएगा वही उस fx की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना। अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगा, एरिया मुझे ये रखा है 4, पहले मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज 1/2n एंड हाइट इज n। इस ट्राइंगल का एरिया कंप्लीट हो गया। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं, अगेन हाफ बेस लेंथ हम यहां से निकाल सकते हैं, दिस इज 1/2n, दिस इज 2/2n, तो 2/2n माइनस 1/2n इज 1/2n, तो हाफ बेस और अगेन हाइट इज n। ये फिर इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। और इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए अगेन हाफ बेस इज 1 माइनस 1/n और हाइट इज अगेन n। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा ना बच्चों, तो सोल्व आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से, और सोल्व करने पर ये n बराबर 8 आ जाता है ना। और अगर n बराबर 8 आ गया तो यानी 0,8 है, और यही जो इस फंक्शन का डायग्राम जो बना हुआ है, यही इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 8, द मैक्सिमम वैल्यू दिस फंक्शन विल बी 8। तो इसका आंसर 8 आ जाएगा बच्चे। ये भी मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा डेंजरस लग रहा था दिखने में ना, कि कैसे ड्रॉ होगा क्या होगा, अदरवाइज जिसने पेशेंस रखा होगा, थोड़ा रीड किया होगा, तो मेरे हिसाब से वो कर पाया होगा और 4 नंबर ले पाया होगा, अपने कंफर्म कर पाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड है। तो इसमें एक नंबर उन्होंने डिफाइन कर रखा है 7, फिर 5 5 5 लिखा हुआ है, फिर लास्ट में 7 लिखा हुआ है। तो ये उन्होंने ऐसे मेंशन कर रखा है कि भाई ऐसे R लिखने का मतलब कि ये जो 5 है हमारे पास काउंटिंग में जो है, ये बेसिकली हमारे पास नंबर तो इसमें R+2 है, डिजिट इसमें R+2 है, लेकिन ये जो R लिखा हुआ है ना, इस R का मतलब ये है कि 5 की काउंटिंग R है हमारे पास, यानी 5 काउंटिंग में R है, और एक 7 ही हो गया और एक 7 ही हो गया, तो R+2 डिजिट हो गए। डिनोट द R+2 डिजिट नंबर वेयर द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स आर 7 एंड द रिमेनिंग R डिजिट्स आर 5। यानी ऐसा लिखने का मतलब इन 5 की जो काउंटिंग है वो R हमारे पास है। नाउ कंसिडर दिस सम, ये सम मुझे निकालना है ना अप टू दिस, यानी यहां से स्टार्ट हुआ 7 से, और मुझे फिर एक बार 5 आया बीच में, फिर 2 बार 5 आया, ऐसे जो लास्ट नंबर है वो 7 के बीच में जो है 5 की जो काउंटिंग है 98 है। ये उन्होंने दिखा रखा है, ये काउंटिंग जो है R है, या 98 दिखा रखा था, यानी काउंटिंग 98 है। तो मुझे ये सम निकालना है बेसिकली, इस सीक्वेंस का या सीरीज का मुझे सम निकालना है, और वो सम मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है एक्चुअली ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें सोचना ज्यादा पड़ा है ना। और इस सम जो भी सम आएगा उसको मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा, एंड देन फिर मैं m और n निकालूंगा, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू m+n। हमें दिया हुआ है m और n नेचुरल नंबर है, और उनकी जो वैल्यू है लेस देन 3000 है ना। तो सम मैं निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका सम निकालने के लिए देखो इसको हमें अलग अलग कर लेंगे ना, अलग अलग सीरीज बना लेंगे। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम काउंटिंग की बात करें ना, तो हमारे पास जो एक नंबर काउंटिंग में, जैसे पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये इसमें अगर सेकंड नंबर में हमारे पास 1 5 है, थर्ड नंबर में 2 5 है हमारे पास, तो बेसिकली 0 से लेकर 99 टर्म्स हमारे पास है एक्चुअली। दिस यहाँ से यहाँ तक अगर मैं काउंट करूंगा 77 से स्टार्ट करके यहाँ तक आऊंगा तो 99 टर्म्स हमारे पास है ना। तो उन सबको मुझे ऐड करना है। तो बेसिकली मैंने 77 को देखो ऐसे लिख लिया, 70 लिख लिया, मैं आगे दिखा दूंगा आपको, फिर 700 लिख लिया उसको मैंने ना, फिर ये 7000 लिख लिया, क्योंकि 7 के बाद 3 डिजिट थे हमारे पास, तो 7 × 10 की पावर 3 हो गया। अब 7 के बाद 99 डिजिट हमारे पास है, तो इसको लिखा 7 × 10 to the power 99। ये एक तो मैंने ऐसा बना लिया ना, एक सीरीज बन जाएगी, यहां से मैं 7 कॉमन ले लूंगा और अच्छी खासी जीबी बन जाएगी ना। अब देखो अब क्या होगा हमारे पास यहां पर जो आएगा वो 70 लिखा है भी मैंने ना, तो यहां प्लस, अब यहां देखता हूं मैंने, यहां 50 लिखा मैंने, 50, फिर ये लिखा मैंने 550, फिर 5550 आ जाएगा ना, इस तरह से आता रहेगा बच्चों ना। तो यहां पर हमारे पास 550 आया, 550 आ गया, फिर 5550 आ गया, और यहां कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 555 और 50, और इनकी काउंटिंग कितनी आ जाएगी, 98 आ जाएगी इनकी काउंटिंग। ये ऐसा आ गया ना। अब देखो 7 यहां भी था, 7 यहां भी था, और टर्म्स कितनी थी, ये 99 थी हमारे पास, तो 777 वो ऐसे चलता रहा, 777
और ये काउंटिंग कितनी है हमारे पास 99 है ना, क्योंकि नंबर 99 थे ना। अब इसका सम अलग से निकाल लूंगा, इसका अलग से निकाल लूंगा। ये सम निकालना इतना चैलेंज वाली बात नहीं है, सम जो आएगा उसको मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है एक्चुअली, और उसके बाद मैं कंपेयर करके एम और एन निकाल सकता हूँ। तो अब तो ये मैं निकाल सकता हूँ ना। यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो देखो इसमें से अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो 7 मैंने कॉमन ले लिया ना, तो 7 कॉमन लेने के बाद वो जो सीरीज है वैसी बन जाएगी। देखो आप, दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसा आ गया, 7 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो 10, 10 टू द पावर 2 और लास्ट में आ जाएगा 10 टू द पावर 99। तो उससे तो वो सीरीज ये वाली बन गई हमारे पास। अब यहाँ देखता हूँ मैं ना, यहाँ से अगर मैं देखूँ ना तो मैं 50 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से इन सब में से 50 कॉमन ले लिया। तो 50 अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 111 आ जाएगा ना। तो 3 थे तो 111 आया, इसमें 198 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास, 1198 टाइम्स आ जाएगा। तो बेसिकली उससे सीरीज ऐसी बन जाएगी। देखो आप, वो 50 मैंने कॉमन लिया तो 1 फिर 11 और ये 11198 टाइम्स आ गया, और वो जो 7 लिखा होता है ना 99 टाइम्स, वो ऐसा आ गया ना। अब सम निकाल लेते हैं पहले ध्यान से, उसके बाद फिर सोचेंगे भाई सम को उस तरह से लिखना है ना, और लिखने के बाद कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे पास जीबी बन गई और जीपी का सम निकाला जा सकता है ना। ये सम तो हम निकाल सकते हैं ना, जैसे 7 मैंने अगर निकाल के देखूं यहाँ पर तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखो आप, 7 इंटू फर्स्ट सम तो ए आ गया हमारे पास, आर हमारे पास कितना है 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन आर -1, तो ये सम ऐसा आ गया हमारे पास। तो ये आ जाएगा 7 इंटू दिस इज 7 इंटू 10 टू द पावर 100 -10 अपॉन 9, ये ऐसा आ जाएगा। देखो आप, उस 70 को अलग कर दिया उन्होंने, यानी इस सीरीज का सम मैंने यहाँ निकाल लिया। देखो आप, ये ऐसा आ गया ना, ये लिख लिया मैंने 7 इंटू 10 टू द पावर 100 अपॉन 9 और -70/9, ये मैंने ऐसे लिख लिया इसको ना, 70/9 लिखा हुआ ये ना। अब इसका सम निकालते हैं अपन। जब इसका सम निकालूंगा तो ये तो हम जानते हैं, अपनी शीट में सवाल है ना, ये कन्वेंशनल सवाल है ना। इसको 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो 50/9 हो गया। 9 से मल्टीप्लाई करने पर 9 बन गया, इसको 10 -1 लिखा, 99 को लिखा 100 -1, इसको लिखा 10 टू द पावर 3 -1, या 98 है 10 टू द पावर 98 -1 आ गया, और 99 टू 7 चल ही रहा है ना। तो 50/9 तो बाहर था और हमने 10 10 10 को अलग कर लिया ना। तो ये हमारे पास जो आया ये -1 -1 देखो, इससे तो आ गया -98, और वो 10 10 स्क्वायर 10 टू द पावर 98 वो हमने पहले निकाला ही था ना। तो उसका सम आ जाएगा हमारे पास ये 10 प्लस, ये इसको निकाल के दिखा देता हूं मैं यहाँ पर, वैसे हम जानते हैं निकालना। ये सीरीज बनेगी हमारे पास 10 प्लस 10 स्क्वायर n प्लस 10 टू द पावर 98, ये सम मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो दिस इज a इंटू आर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन आर -1, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना। ये तो 1 से तो 98 आ गया, क्योंकि 1 हमारे पास काउंटिंग में कितने आ गए, 90 टाइम्स आ गए ना। तो ये उस जीपी का सम निकाल, इस 10 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट 10 टू द पावर 99 -10 अपॉन 9, ये ऐसा आ गया ना। तो ये 10 जो जीपी बनी ना, उस जीपी का सम तो ये आ गया, और वो जो 1 था हमारे पास वो 98 टाइम्स था ना। ये 19 इंटू 7 चल ही रहा है हमारे पास, और ये जो लिखा हुआ था इस 70/9 को यहाँ लिख लिया अलग से मैंने ना। अब ये कैलकुलेट करते हैं ना हम, तो इसको वापस कॉपी कर लिया, 50/9 आ गया, और इसको ब्रेक कर लिया हमने 10 टू द पावर 99, इस 10 को ब्रेक कर लिया, -1 और -9 कर दिया मैंने, -1 -9। तो -9 से हमारे पास आएगा -1, बेसिकली इसको लिखा मैंने इस स्टेप में, यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। इसके बाद ये स्टेप कैसे लिखा, 10 टू द पावर 99 था, उस -10 को लिखा मैंने -1 -9 अपॉन 9, और आगे क्या लिखा हुआ था, -98 लिखा हुआ था। तो ध्यान से देखें, ये तो कितना लिखा मैंने, ये तो मैंने वापस ये लिख दिया, कॉपी कर दिया, फिर ये -1 आएगा, -1 और -98, ये -99 कवर हो गया पूरा, ये कवर कर लिया ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 99 को 7 से, ये आ गया, और जो 70/9 आया था उसको अलग से लिख लिया मैंने ना। अब हम ये ध्यान से देखें कि थोड़ा मैं और मैनेज करके देखता हूं। अभी ना हमने क्या करा, इसमें इसके आगे वाली स्टेप में इसको ऐसे लिखा 7 इंटू 10 टू द पावर 100 अपॉन 9 प्लस 50/9 इंटू 10 टू द पावर 99 -1 अपॉन 9। ये मैं यहां तक ब्रेक कर रहा हूं उसको ना, ये टर्म मैंने कॉपी कर लिया, 50/9 को मैंने बस इससे मल्टीप्लाई किया, 50/9 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये पोर्शन मैंने अलग कर लिया ना। इसके बाद मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो मैंने कॉपी कर लिया है, ये बेसिकली यहाँ कॉपी हो जाएगा, और बेसिकली ये जो हमारे पास है ये हमारे पास बेसिकली यहाँ से आ जाएगा ना। इन दोनों को, ये तो हमने यहाँ कॉपी कर लिया, और अगर मैंने इसको मैं यहाँ कॉपी कर लूंगा ना, और कॉपी करने के बाद हमारे पास
-70/9 आ रहा है ना, तो वो ये स्टेप कैसे आएगी देख रहा हूं मैं ना अभी। तो इसमें इसके बाद ये मैंने कैसे लिखा है जस्टिफाई कर रहा हूं मैं। तो मैंने ये कॉपी कर लिया यहां पर, 50/9 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वो मैंने यहां लिख लिया। अब देखो उसके बाद क्या आएगा, माइनस, उसके बाद जो आएगा हमारे पास वो आएगा -50 इंटू 99, 50 इंटू 99/9। देखो ये ऐसा आएगा 50 इंटू 99/9 प्लस 693 चल ही रहा है, प्लस 693 आ रहा है हमारे पास, और -70/9 आ रहा है, दिस इज 70/9। अब हम ये जो लिखा हुआ ना इस नंबर को, बेसिकली मुझे सम जो निकालना है, ये इस सम को मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है ना। सम निकालना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे हिसाब से, या हो सकता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता, लेकिन उसको इंटीजर टाइप बनाने के लिए थोड़ा ये माइंड लगाया उन्होंने ना। बेसिकली वो जो भी सम आ रहा है ना, मुझे उसको इस फॉर्मेट में लिखना है ना, उस सम को मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है कि 7 99 टाइम्स 5 है, फिर लास्ट में 7 है ना, प्लस m/n, इस फॉर्मेट में लिखना है ना। तो ध्यान से अगर हम देखें ना, तो जैसे अगर मैं देखूं कि अगर मेरे पास मान लो ऐसा लिखा हुआ होता, यहां ध्यान से देखें एक मिनट, मैं यहां लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे 75557 लिखा हुआ होता, तो इसको कैसे लिख सकता था मैं, इसको लिखता मैं 7 इंटू 10⁻³ प्लस 550 प्लस 7, इसको मैं ऐसे लिखता ना। तो 7 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है, प्लस यहां से मैं इसको लिख सकता था 500 प्लस 50 एन प्लस 7 लिख लेता इसको ना। 7 इंटू 10⁻³ प्लस 50 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो वी गेट 1 प्लस 10 एन प्लस 7। और अगर मैं इसमें जीपी लगा दूं, अगर मैं ये मानूं कि जीपी इसका फर्स्ट सम तो 1 है और कॉमन रेशो 10 है, तो बेसिकली आ जाएगा 7 इंटू 10⁻³ प्लस 50/9, क्योंकि वो r-1 आएगा ना, और आ जाएगा 10⁻² n प्लस 7। यानी अगर ध्यान से देखें ना हम कि 7 के बाद अगर 55 है, तो इस नंबर को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं ना, 557 है, यानी 7 के बाद 3 डिजिट थे हमारे पास, तो ये 10⁻³ अगर 2 5 हमारे पास है, 2 5 फिर 7, तो 7 इंटू 10⁻³ फिर 50/9, और 2 अगर 5 है तो 10⁻² - 1 प्लस 7, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं ना। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो मैं इसको रब कर देता हूं एक मिनट, ताकि ये थोड़ा आसान रहेगा दिखाना मेरे लिए। हमने इसको ऐसे लिखा ना, तो अगर मैं ऐसा लिखा हो 755 अप टू 99 टाइम्स, तो देखो इसको कैसे लिख सकता हूं ना। अगर मैं 557 आ रहा है तो उसको ऐसे लिख रहा हूं ना, तो हमारे पास ये 3 डिजिट थे ना, तो यहां हमारे पास ये 99 टाइम्स है ना, दिस इज 99 टाइम्स, तो 100 डिजिट हो गया, यानी इसको लिख सकता हूं 7 इंटू 10⁻100 प्लस 50/9 इंटू, अगर 2 5 थे तो 10⁻² आ रहा था, हमारे पास 99 है ना, इसको रहता हूं मैं यहां से ना, ताकि वो दिखाना आसान रहेगा मेरे लिए, लिखना आसान रहेगा। तो ये कितना आएगा 10⁻99 - 1/9, ये 9 तो लिख ही दिया मैंने ना, और प्लस 7। यानी इस एक्सप्रेशन को मैं, ये एक्सप्रेशन उस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं जनरेट होगा मेरा, या मैं जनरेट करूंगा फोर्सफुली, और फिर इस एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्मेट में लिख पाऊंगा ना, फिर इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख पाऊंगा ना, क्योंकि मुझे वो सम जो है ना वो इस फॉर्मेट में लिखना है ना, ये नंबर मुझे क्रिएट करना है, तो मुझे उस सम में से ये टर्म अलग करनी पड़ेगी, और जैसे ये टर्म अलग होगी मैं उसको उसकी जगह लिख दूंगा। 7 5 आएगा 99 टाइम्स और 7 आ जाएगा ना। तो यहां देखते हैं, वही मैं कोशिश कर रहा था कि इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये मैंने कॉपी कर लिया, 50/9 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने लिख लिया यहां पर, और इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो वो आगे लिखा हुआ है, ये 693 आगे लिखा हुआ है, -70/9 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो आप, मैं इस पे फोकस कर रहा हूं ना, अगर मैं इस पे फोकस करूंगा ना, तो इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे ना, मैंने इसका एलसीएम ले लिया 9 एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा 7 इंटू 10⁻100 आएगा, प्लस फिर आएगा 50/9, क्योंकि एक 9 हमारे पास और है यहां पर, एंड 10⁻99 -1 आ जाएगा ना। और अभी मैंने बताया आपको, देखो आप लास्ट पेज पे देखो आप, कि अगर ये लिखा हुआ 7 इंटू 10⁻100 50/9, ध्यान से देखो 7 इंटू 10⁻100 प्लस 50/9 प्लस 50/9 प्लस 50/9, उसके बाद कितना आ गया 10⁻99 -1, 10⁻99 -1, और प्लस 7, लेकिन आगे और होना चाहिए था हमारे पास, प्लस 7 आगे और होना चाहिए था, ये प्लस 7 और आगे होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ होता तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं ना, लेकिन प्लस 7 मेरे पास है नहीं यहां, तो प्लस 7 अगर मैं लिखूंगा ना,
तो मैं -7 भी कर दूंगा फिर ना, +7 के साथ यानी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, +7 के साथ -7 भी। अब ध्यान से देखो आप, ये जो नंबर बनेगा ना, अब ये वाला जो नंबर बनेगा, इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ ना, इस नंबर को लिख सकता हूँ 7, 5 आएगा 99 टाइम्स 7, फिर 9 चल ही रहा है हमारे पास, और ये जब -7/9 आएगा ना, बेसिकली ये वो आ गया, ये -7/9 आ गया। देखो आप, ये -7/9, क्योंकि वहां से अगर मैं ये अगर एक्सप्लेन नहीं करता ना आपको, तो शायद हो सकता है समझ में नहीं आता कि कैसा आएगा ना, तो वो पार्ट अलग कर दिया मैंने। तो -7/9 कहां से आया, समझ में आ गया। ये मैंने कॉपी कर रखा है 693, और अगर मैं इसको डील करूंगा ना, इसको अगर मैं डील करूंगा, ये और वैल्यू निकालूंगा, तो बेसिकली ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी। बस अब तो बच्चा मैनिपुलेट कर लेंगे आप, ये लिखा हुआ है 9, इसका एलसीएम ले लूंगा, ये पूरा मैनिपुलेट करने पर ही आ जाएगा। तो ये m हो जाएगा मेरे हिसाब से, और ये n हो जाएगा ना, तो आंसर विल बी 1219। थोड़ा सा ये थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि सम को मेरे हिसाब से इसकी न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप में सवाल नहीं बनता या दिक्कत आती, इसलिए उन्होंने ये दिमाग लगाया कि जो सम आया ना उसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा, और तब जाके मैं m और n निकाल पाया, और तब जाके इंटीजर टाइप का मैं आंसर दे पाया इसमें ना। तो अच्छा ट्रिकी सवाल था मेरे हिसाब से, टफ सवाल की कैटेगरी में काउंट करूंगा मैं तो इसको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये अगेन आसान है। ये हमें दिया हुआ एक सेट दे रखा है, एंड इफ a कंटेन्स एक्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर n, यानी a के अंदर इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक्जैक्टली वह एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगी, देन द वैल्यू ऑफ n इज। अब अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो सिंस ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा है, मतलब इसका इमेजरी पार्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा ना, तो इसको मैं z मान लेता हूँ ना। ये मैं ऐसा आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, मैं z एज्यूम कर लेता हूँ। मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z मान लिया फॉर एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू दिस, वही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, या आयोटा लास्ट में लिखा हुआ है मैंने, चाहे तो आयोटा को यहाँ लिख सकते हैं अपन, दिस इंटू आयोटा, और यहाँ भी इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और ये आयोटा का कोफिशिएंट हमारे पास है ना। तो हमने क्या करा, पहले रेशनलाइज उसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कॉन्जुगेट कितना है, 7 प्लस आयोटा 3 cos थीटा, 7 प्लस आयोटा 3 cos थीटा से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा हमारे पास। और हमें इसका रियल पार्ट क्या करना है, 0 करना है ना, इमेजरी पार्ट 0 करना है। इमेजरी पार्ट 0 करेंगे तब ये प्योरली रियल बनेगा, और रियल बनेगा तब ये इंटीजर आ पाएगा। तो मुझे क्या करना है, इसका इमेजरी पार्ट 0 करना है एक्चुअली ना। अब इमेजरी पार्ट देखो कैसे आएगा, एक तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए ना, तो वो मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पर, और एक ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए 7 से, तो ये 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया ना। तो ये इमेजरी पार्ट को 0 कर दिया, कैलकुलेट किया ना, जैसे ये 7 का मल्टीपल आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो बेसिकली अगर मैं डिवाइड वगैरह करूंगा तो कैलकुलेट करने पर ये इक्वेशन आ जाएगी ना। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट tan थीटा इज इक्वल टू -हाफ, और tan थीटा अगर -हाफ आ गया तो tan थीटा को -हाफ लेने पर ये जो नंबर हमारे पास था, ये जो नंबर हमारे पास था, या इस नंबर की हम बात करें, इसका इमेजरी पार्ट 0 हो गया। अब मुझे इसका रियल पार्ट जो है ना वो इंटीजर लेके आना है ना, tan थीटा इज इक्वल टू -हाफ से ना। तो हम चाहते हैं भाई ये इंटीजर आ जाए, इसकी इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, तो इसका रियल पार्ट देखें। अब रियल पार्ट देखो कब आएगा, रियल पार्ट जब आएगा जब ये 1967 इस 7 से मल्टीप्लाई हो, ये इससे मल्टीप्लाई हो, और आयटा वाला आयटा से मल्टीप्लाई हो, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका रियल पार्ट लिख दिया मैंने, और वो रियल पार्ट ही हमें इंटीजर करना है एक्चुअली ना, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो 1686 साइन थीटा इंटू 3 cos थीटा आ गया ना, और ये रियल पार्ट नीचे आएगा, इसे डिनोमिनेटर तो आएगा इसे ना। अब इसमें साइन थीटा भी है और cos थीटा भी है, तो यहां से हम ऐसा कर सकते हैं, साइन tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू -हाफ। तो मैं बोल सकता हूं कि cos थीटा इज इक्वल टू -2 साइन थीटा। तो यहाँ cos थीटा की जगह क्या रख दो, -2 साइन थीटा रख दो आप। और अगर मैं यहाँ रखूंगा, यहाँ भी रख देता हूँ नीचे, ताकि यहाँ लिखूंगा साइन, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर आ जाएगा, और इस cos को साइन में कन्वर्ट कर दूंगा तो यहाँ भी साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो इससे 4 साइन स्क्वायर जनरेट होगा एक्चुअली। तो 4 साइन स्क्वायर और 36 बन जाएगा ना। अब अगर tan थीटा अगर -हाफ के बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी कैलकुलेटेड एज 1/5, और बस मैं साइन स्क्वायर थीटा के 1/5 लिखूंगा, और 1/5 लिखने पर कैलकुलेट कर लूंगा, तो इट विल कम आउट टू बी 281। तो 281 आंसर आ जाएगा बच्चों इसका ना, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना, ये 3D से रिलेटेड सवाल है, और अगेन ये थोड़ा टफ सवालों की कैटेगरी में है मेरे हिसाब से, सवाल को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है ना। तो एक प्लेन दिया हुआ है हमें, उसका इक्वेशन दिया हुआ है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, और एक सेट दे रखा है हमें, उस सेट में बेसिकली वेक्टर्स हैं हमारे पास हैं, या बोल सकते हैं किसी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है ना। तो उनमें दे रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल 1। इससे ये क्लियर हुआ कि भाई ये जो पॉइंट हमारे पास है, इनकी अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा ओरिजिन से तो 1 यूनिट के बराबर आ जाएगी वो ना। एंड द डिस्टेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन, जो भी पॉइंट इसके अंदर है उनकी अगर मैं प्लेन से डिस्टेंस निकालूंगा तो वो 7/2 के बराबर आएगी ना। यानी एस क्या है, पोजीशन वेक्टर का सेट है,
और उनका जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा 1 आएगा, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट आ जाएगी, और उनकी उस गिवन प्लेन से डिस्टेंस 7/2 है। लेट u v w बी द 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन S such that modulus of u minus v, modulus of v minus w and modulus of w minus u ये बराबर दिया हुआ है मैंने विथ 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर्स इन S। S के अंदर है, मतलब यानी u भी इस फॉर्मेट में है, v वेक्टर जो है वो भी इस फॉर्मेट में है, w वेक्टर भी इस फॉर्मेट में है। मतलब ये u v w जो भी हो गए ना, इन सबकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी आ रही है, 1 यूनिट के बराबर आ रही है ना। उन सबकी डिस्टेंस अगर मैं ओरिजिन से निकालूंगा तो 1 यूनिट के बराबर आएगी। और इन सब u v w की इस प्लेन से डिस्टेंस कितनी है, 7/2 है हमारे पास। यानी 3 पॉइंट हमारे पास बेसिकली वो हैं, और उन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। 3 पॉइंट से हमें ट्राइंगल बन रहा है ना। ट्राइंगल कैसे बन रहा है, ये कैसे बोल सकता हूं मैं, क्योंकि वो तीनों पॉइंट जो है ना वो एक ही प्लेन पे होंगे हमारे पास, और अगर वो एक ही प्लेन में है तो हमें जो है वो 3 पॉइंट हैं एक प्लेन पर हैं, और वो क्योंकि हमें दे रखा है, अगर मैं 3 पॉइंट मान लूँ u v w, अगर मैं 3 पॉइंट मान लेता मान लो, तो u v w अगर मैं मान लूँ u v w, तो सिंस ये मैग्नीट्यूड हो गया मॉडुलस ऑफ u माइनस v, ये बराबर है, तो इन तीनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल बनेगा इक्विलेटरल। इन तीनों पॉइंट से इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। इन तीनों पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर है, और इन तीनों पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस कितनी है, 7/2 हमारे पास है ना, 7/2 है हमारे पास। तो हमें निकालना है v विद द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स u v w। तो ये तीनों मुझे वेक्टर निकालना है u v w, या किसी तरह से मुझे उस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालना है। देन द वैल्यू ऑफ 80/√3 इंटू v हमें कैलकुलेट करना है ना। तो डायग्राम देखो, इसमें ऐसा सोच सकते हैं अपन ना, ये मैंने एक प्लेन का डायग्राम बना लिया, जैसे कोई प्लेन हमारे पास है, ये जो गिवन प्लेन है इसका मैंने डायग्राम बना लिया है यहाँ। इस प्लेन का इक्वेशन मुझे दे रखा है ना। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जो पॉइंट हमारे पास u v w है, बेसिकली वो 3 पॉइंट है ना, और वो तीनों पॉइंट उस सेट को बिलोंग कर रहे हैं एस को, और हमें दिया हुआ है कि भाई उन तीनों की डिस्टेंस 7/2 है इस प्लेन से ना। और अगर उन तीनों की, जैसे ये प्लेन हमारे पास, प्लेन का मैंने डायग्राम बना लिया, और अगर वो प्लेन वो जो तीनों पॉइंट होंगे ना u v w, वो भी बेसिकली एक प्लेन पर ही लाई करेंगे, है ना। प्लेन, वो जो प्लेन होगा, और क्योंकि उन तीनों पॉइंट की इस गिवन प्लेन से डिस्टेंस सेम है, यानी वो एक हॉरिजॉन्टल वही वो जो इस प्लेन पे लाई करेंगे, वो प्लेन इस गिवन प्लेन के पैरेलल होगा ना। अगर थोड़ा वो ऐसा अगर कहीं होता ना तो उसकी डिस्टेंस बराबर नहीं आती है ना। तो हमने मार्क कर लिया भाई ये जो है, यानी हम ऐसा, और वो जो पॉइंट मैंने लिए u v w जो पॉइंट लिए मैंने, वो उन तीनों की इससे डिस्टेंस हमारे पास 7/2 है, यानी वो एक पैरेलल प्लेन पे लाई कर रहे हैं, जो गिवन प्लेन के पैरेलल ही हमारे पास है। और उन तीनों पॉइंट की u v w की इस सेंटर से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस बेसिकली वो 7/2 के बराबर है। वो 7/2 नहीं, वो हमारे पास बराबर है, वो बराबर, और वो 1 के बराबर है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर 1 दे रखा है ना। ये पॉइंट u आ गया, ये v आ गया, w आ गया, इन सबकी डिस्टेंस ओरिजिन से 1 यूनिट के बराबर है, इसलिए मैंने डायग्राम दिखा रहा। बेसिकली ये डायग्राम कैसे बनाया है मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको ना। यानी आप ये देखो कि 3 पॉइंट मेरे पास हैं। अब ओरिजिन को मैंने नीचे क्यों लिया है ना, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो ओरिजिन की अगर मैं इस प्लेन से डिस्टेंस निकालूंगा तो बेसिकली वो 4 यूनिट के बराबर आएगी। यानी अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालता हूं इस प्लेन की, तो ये डिस्टेंस बेसिकली जो आएगी ये 4 यूनिट के बराबर आएगी। यानी ये डिस्टेंस 4 यूनिट है हमारे पास, दिस डिस्टेंस इज 4 यूनिट। इसलिए मैंने ओपी को दिखा रखा है कि ओपी इक्वल टू 4 है ना। अब जो पॉइंट हमारे पास है u v w, उनकी प्लेन से डिस्टेंस 7/2 है। तो हम, और वो जो तीनों पॉइंट है वो एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, जो गिवन प्लेन के पैरेलल ही है, तो ये डिस्टेंस 7/2 है। और अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहा हूं p की, उस प्लेन की डिस्टेंस निकाल रहा हूं, तो 4 यूनिट आ रही है। तो 7/2 में से 4 कम कर दूंगा अगर मैं, या 4 में से 7/2 कम कर दूंगा, तो बेसिकली वो हाफ आ जाएगा ना। यानी जो OQ की डिस्टेंस आ गई हाफ यूनिट आ गई, OQ इक्वल टू हाफ आ गया ना। अब OQ हमारे पास हाफ है, ये डिस्टेंस मेरे पास हाफ है, ये डिस्टेंस मेरे पास 1 के बराबर है, तो मैं इस AQ की डिस्टेंस निकाल सकता हूं ना। अब ध्यान से ये देखो, जो हमें ये जो बता रहा हूं ना, आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। हम ऐसा फील कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट u v w है, ये बेसिकली एक स्फीयर की सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं ना, स्फीयर की सरकमफ्रेंस पर। जैसे यूं सोचो आप, थोड़ा सा मैं आप सोच पाए, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ये मान लो एक स्फीयर हमारे पास है, और मैंने इसको एक प्लेन से कट कर दिया ना, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन से मैंने कट कर दिया ना। ये स्फीयर लिया मैंने,
और बिल्कुल उसको हॉरिजेंटल प्लेन से कट कर दिया ना, तो कट करने पर ये एक सर्कुलर सेक्शन बन गया एक्चुअली ना, ये एक सर्कुलर सेक्शन बन जाएगा। देखो आप, ये एक सर्कुलर सेक्शन बनेगा। अब ये जो सेंटर हमारा, इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लो आप, इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट लो आप, वो सब क्योंकि स्फीयर की सर्कमफ्रेंस पर है, तो उन सब की इस ओरिजिन से हमने मान लिया जो स्फीयर बनाया ना हमने, उसका सेंटर ओरिजिन मान लिया मैंने ना, तो जो भी पॉइंट इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होंगे वो स्फीयर की सर्कमफ्रेंस पर होंगे, तो उनकी इस ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सेम आ जाएगी ना, और वो सेम डिस्टेंस कितनी, 1 यूनिट के बराबर। तो हमने मान लिया जो स्फीयर हमने जो मैं फील करा रहा हूं आपको, उसका रेडियस बेसिकली 1 यूनिट के बराबर आ गया ना, इससे मैंने 1 यूनिट दिखा दिया ना। अब क्योंकि वो यूवीडब्ल्यू जो है, यूवीडब्ल्यू वो ओरिजिन से बराबर डिस्टेंस पर है और वो तीनों एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, उनसे जो ट्राइंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल बन रहा है ना, ट्राइंगल भी क्या बन रहा है, उनसे इक्विलेटरल बन रहा है ना। और हम ध्यान से देखें कि ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके, ये डिस्टेंस हमारे पास 1/2 आ गई, ये डिस्टेंस हमारे पास 1 यूनिट है, और इस डिस्टेंस को हमने निकाल लिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और ये जो पॉइंट है ना बेसिकली, ये जो 3 पॉइंट जो लाई कर रहे हैं स्फीयर की सर्कमफ्रेंस पर, जो ओरिजिन से बराबर डिस्टेंस पर है, 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है, वो तीनों पॉइंट से इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो ट्राइंगल होगा ना, ये जो सर्कल होगा, ये उस ट्राइंगल का बेसिकली क्या होगा, सर्कम सर्कल होगा ना, और ये उस सर्कल का क्या आ गया, रेडियस आ गया, ये उस सर्कल का रेडियस आ गया हमारे पास, ये √3/2 आ गया ना। और हम देख रहे हैं भाई ये सर्कल, अब मैं चाहूं तो डायग्राम ऐसा बना सकता हूं, अब ये जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल का डायग्राम मैं ऐसा बना सकता हूं, इस सर्कल का डायग्राम मैंने ऐसा बना लिया, इस सर्कल का सेंटर ये क्यू है, इस सर्कल का सेंटर ये क्यू है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये डायग्राम बना रहा हूं बच्चों में ना, ये वाला डायग्राम बना रहा हूं, यानी एक तरह से इस सर्कल का डायग्राम बना रहा हूं मैं, इस सर्कल का डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो हमने देखा भाई इस पर 3 पॉइंट हमारे पास है, और वो 3 पॉइंट क्या है, यूवीडब्ल्यू है ना, जैसे इसको मैंने यू मान लिया है ना, इसको मैंने वी मान लिया, इसको मैंने डब्ल्यू मान लिया, और ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, और अगर इक्विलेटर तो इस सर्कल का सेंटर हमारे पास क्या आ गया, क्यू आ गया ना। तो बेसिकली ये हमें पता है ना, ये हमने कैलकुलेट कर लिया ना, ये जो भी हमारे पास है इसको हमने ए बोल रखा है, इसको ए पॉइंट बोल दिया ना, इस वी वाले को हमने बी पॉइंट बोल दिया, और इस डब्ल्यू वाले को हमने सी पॉइंट बोल दिया ना। तो बेसिकली ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये लेंथ मुझे पता है, ये लेंथ कितनी है हमारे पास, ये सब √3/2 है, तो ये √3/2 आ गया, वो भी √3/2 और वो भी √3/2 आ जाएगा। हमें बेसिकली क्या करना है कि अगर हम इस लेंथ को निकाल ना पाए, इस लेंथ को अगर मैं निकाल पाऊं तो हमारा काम चल जाएगा ना, क्योंकि बेसिकली हमें मॉड ऑफ u माइनस वी, मॉड ऑफ v माइनस डब्ल्यू, ये सब बराबर दे रखे हैं, इसको मैं निकालने की कोशिश कर सकता हूं ना। इसको निकालने के लिए हम जानते हैं अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, 120 डिग्री का आ जाएगा ना, यही हमने आगे कैलकुलेट कर रखा है, ये 120 डिग्री आ जाएगा। ये ए क्यू बोल रखा है, ये बी क्यू बोल रखा है, और ए बी मुझे निकालना है, तो कोसाइन रूल लगा दूंगा बच्चों इसमें ना। ये मुझे पता है √3/2 है, ये मुझे पता है √3/2, ये मुझे निकालना है, ये एंगल 120 डिग्री का है ना। तो देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर ना, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है, और अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो cos 120 डिग्री इक्वल टू क्यू ए आ गया, क्यू बी आ गया, और ए बी मुझे निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो जो ए बी की लेंथ आएगी ना बच्चों, वो 3/2 आ जाएगी। और बेसिकली ए बी क्या है, ए बी को अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेसिकली ए बी क्या है, यू और वी के बीच में डिस्टेंस है ना, तो वो कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ यू माइनस वी आ गया ना। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, तो ये मॉड यू का स्क्वायर मॉड वी का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि मॉड यू मॉड वी सब 1 के बराबर है ना। ये कैसे मालूम पड़ा कि 1 के बराबर है, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो भी ये यू वी डब्ल्यू है, इन सबकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, 1 यूनिट के बराबर है, यानी ये यूनिट वेक्टर हमारे पास है ना, इससे मुझे मालूम पड़ गया यहाँ पर। तो ये मॉड यू का स्क्वायर मॉड वी का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ यू डॉट वी आ गया ना, स्क्वायरिंग कर दिया और लैग्रेंजेस के हाँ वो लगा दिया हमने इसमें ना, बेसिकली सिंपल मॉडुलस का स्क्वायर कर दिया, मॉड यू स्क्वायर मॉड वी स्क्वायर, और 9/4 आ गया, यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई हमारे पास। बेसिकली हमने इसको लेमडा मान लिया था, यहाँ पर हमने लेमडा एज्यूम कर लिया था इसको ना, कि ये जो वैल्यू हमारे पास है ये हमें बराबर दिया हुआ था, इनकी स्क्वायरिंग बराबर कर दी हमने, और ये हमें 1 दे रखे थे, तो इससे जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो मॉड यू स्क्वायर सब कट जाएंगे, और इनकी स्क्वायरिंग कर दी हमने। मेरी बात समझ रहे बच्चों, ये बराबर है, तो जिसे इनको ये मैं एक्सपेंड करूंगा और इनका यूज़ करूंगा तो यू डॉट वी वी डॉट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यू बचेगा, और हमने मान लिया सारी ये वैल्यू है वो लेमडा के बराबर है ना, इसको लेमडा मान लिया हमने। तो हमने लेमडा कैलकुलेट कर लिया, हमने क्या निकाल लिया, यू डॉट वी निकाल लिया हमने, और यू डॉट वी कितना आ गया बच्चों, लेमडा इक्वल टू -1/8 आ गया। अब हमें वो जो यू वी डब्ल्यू है उनसे जो पैरेललोपाइड बन रहा है उसका मुझे वॉल्यूम निकालना है, एंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज मॉडुलस ऑफ बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू। अब बॉक्स ऑफ यू डब्ल्यू तो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स मेरे पास नहीं है ना, तो मैं बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू कैसे निकालूंगा, बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू का स्क्वायर कैलकुलेट कर लूंगा, और यू डॉट वी यू डॉट डब्ल्यू,
लेकिन u यूनिट वेक्टर है तो ये 1 आ जाएगा। ऐसे ये u डॉट वी आ जाएगा, v डॉट वी आ जाएगा, v डॉट w आ जाएगा। और हमने इसको लेमडा मान रखा है ना, तो लेमडा रख दिया मैंने, यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं अपन इसको। ये बेसिकली कितना आ गया, आ गया 1 लेमडा लेमडा आ गया, ये लेमडा 1 लेमडा आ जाएगा, ये लेमडा लेमडा 1 आ जाएगा। वही इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। चाहे तो पहले इन दोनों रो को ऐड करके फर्स्ट रो में ऐड कर दो, पहले ये अप्लाई कर दो, r1 गोज टू r1 प्लस r2, r1 गोज टू r1 प्लस r2 r3, तो उससे फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 लेमडा आ जाएगा। फिर 1 प्लस 2 लेमडा को मैं कॉमन ले लूंगा, और जैसे मैं 1 प्लस 2 लेमडा को कॉमन लूंगा ना फर्स्ट रो में से, तो बेसिकली यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 1 1। फिर चाहो तो कॉलम में से माइनस कर दो, जैसे c1 गोज टू c1 माइनस c2 कर दो और c2 गोज टू c2 माइनस c3 कर दो। तो उससे क्या है, 1 माइनस लेमडा 2 बार बाहर निकल जाएगा, फिर बाद में एक्सपेंड कर देंगे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास UVW के स्क्वायर की। अब लेमडा क्या है हमारे पास, -1/8 है एक्चुअली, तो माइनस का 1/8 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग करने पर ये आ गया, लेमडा को लिखा -1/8, तो माइनस का 1/4 आया, 3/4 आ गया। तो बेसिकली ये हमारे पास इसका मॉडुलस निकाल लिया, वॉल्यूम हमारे पास ये है, तो इसका स्क्वायर रूट लिया हमने, तो 9/16, 9 कितना आएगा, 9/8 आएगा, और ये 2 आ जाएगा। तो दिस इज 9/16 इंटू √3, और हमें वैल्यू निकालनी है, तो v आ गया हमारे पास, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, एंड दैट विल कम आउट टू बी 45। तो 45 विल बी द करेक्ट आंसर, 45 आंसर आ जाएगा बच्चों इसका ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ना, ये बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड सवाल है, और हमें दे रखा है a एंड b आर 2 नॉन जीरो रियल नंबर्स। इफ द आसान सवाल की कैटेगरी में, अगेन जो आसान सवालों पर लपका होगा उसको भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी पेपर में। If the coefficient of x to the power 5 in the expansion of this is equal to the coefficient of x की power -5 in the expansion of this, then the value of 2b is, तो मुझे कुछ नहीं करना, इसका जनरल टर्म लिख लो आप बस ना। अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूंगा ना, तो लिखा हुआ है देखो जनरल टर्म है ना, हमने इसका लिखा जनरल टर्म, तो NCR x रेस्ट टू पावर n माइनस r इंटू a रेस्ट टू पावर r। अब मुझे यहां से क्या करना है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से x की पावर कलेक्ट कर लूंगा। अब देखो x की पावर यहां से कितनी आएगी, 8 माइनस 2r, तो यहां से आ जाएगी, और यहां से आएगी -r, तो ये मुझे चाहिए 5 के बराबर, तो यहां से r बराबर 1 आ गया। बस इस r बराबर 1 को यहां रख दो आप, जिससे मैं r बराबर 1 को यहां रखूंगा तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट मिल जाएगा मुझे, तो 4c1 हो जाएगा। मैं r को 1 रख रहा हूं, तो 4 माइनस 1 से 3 आएगा, ये a क्यूब आ जाएगा, और वो रखने पर हमारे पास यह, क्योंकि मैं x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, x को तो लिखेंगे नहीं हमने, तो बेसिकली ये x की पावर 5 का कोफिशिएंट आ जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, जनरल टर्म लिख लेंगे इसका वापस, अब की बार इसका लिखेंगे जनरल टर्म, और इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखूंगा तो देखो अगेन वो आ जाएगा ना, जनरल टर्म लिखूंगा इसका मैं, तो वही फॉर्मूला लगा दिया मैंने, NCR x रेस्ट टू पावर n माइनस r इंटू a रेस्ट टू पावर r। अब वही मुझे x की पावर -5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं x की पावर को कलेक्ट कर रहा हूं, तो एक तो 7 माइनस r आ जाएगा यहां से, और यहां से कितना आएगा, -2r आ जाएगा, और इसको -5 के बराबर इक्वेट कर दो, तो इस r बराबर 4 आ जाएगा ना, और r बराबर 4 को मैं यहां रख दूंगा, r बराबर 4 को मैं यहां रख दूंगा, और जिसे मैं r बराबर 4 रखूंगा तो x की पावर 5 का -5 का जो कोफिशिएंट आएगा वो बच्चों ये आ जाएगा ना, x की पावर -5 का कोफिशिएंट ये आ जाएगा ना। बस इसको और उसको इक्वेट कर दूंगा मैं ना, तो पहले ये आया था हमारे पास, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, इनको इक्वेट कर रहा हूं, a और b नॉन जीरो दे रखे हैं, तो इस a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b है, यहाँ b टू द पावर 4 है, तो मैं b क्यूब निकाल पाऊंगा मतलब यहाँ से, और b क्यूब बेसिकली ये आ जाएगा 27/8, तो b विल बी 3/2 एंड 2b इक्वल टू 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा बच्चों ना, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं अपन ना। ये अगेन मैट्रिक्स से रिलेटेड सवाल है, और इसमें दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा बी रियल नंबर्स, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये इक्वेशन दी हुई है ना, और पता लगाना है भाई अगर बीटा ऐसा है गामा ऐसा है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या किस तरह का सॉल्यूशन आएगा, तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा अपने को ना। तो इसमें वही पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिख लिया हमने यहाँ पर ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है मैट्रिक्स मैचिंग में है, और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने दोबारा लिख लिया ना, x + 2y + z बराबर 7, x + अल्फा z बराबर 11, x + 2y + z बराबर 7, फिर आ गया x + 2y + z बराबर 7, इसके बाद आ गया x + अल्फा z बराबर 11, फिर आ गया 2x - 3y + बीटा z बराबर गामा,
2x माइनस 3y प्लस बीटा जेड बराबर गामा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट निकाल लो बच्चों ना। तो ये x के कोफिशिएंट आ गए, ये y के कोफिशिएंट है और ये z के कोफिशिएंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट को मैंने कैलकुलेट करा और सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया डेल्टा इज इक्वल टू दिस 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 आ गया बच्चों, ये डेल्टा आ गया ना। अब x के लिए डेल्टा x निकाल लेंगे अपने ना। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो कॉलम है इनको कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो इनको रिप्लेस कर दिया मैंने 7 11 गामा से रिप्लेस कर दिया, बाकी दोनों कॉलम में कोई चेंज नहीं करा। इसको एक्सपेंड किया तो इसको एक्सपेंड करने पर ये आ गया बच्चों ना। सिंप्लीफाई करने पर कर सकते हैं सिंप्लीफाई ना, लॉजिक बताना है मुझे आपको और आपको अपना आंसर चेक करना है ना। सिमिलरली मैंने डेल्टा वाई निकाल लिया ना, तो वही वाई वाले कॉलम को रिप्लेस कर दूंगा कांस्टेंट टर्म से और ये डेल्टा वाई आ जाएगा हमारे पास, ये डेल्टा वाई आ गया। और सिमिलरली हम डेल्टा जेड निकाल लेंगे और डेल्टा जेड ये आ जाएगा हमारे पास। तो तीनों आ गए हमारे पास। अब यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा नॉन जीरो होना जरूरी है ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा का नॉन जीरो होना जरूरी है ना। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन दिस मस्ट बी नॉन जीरो, यानी हम बोल सकते हैं कि 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो। यानी यहां से बोल सकते हैं 2 बीटा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 3 माइनस 7 अल्फा, 7 अल्फा माइनस 3 यह आ जाएगा 7 अल्फा माइनस 3। 2 बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 7 अल्फा माइनस 3, ये बोल सकते हैं अपन यहां से। अगर ऐसा होगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा ना। यूनिक सॉल्यूशन के लिए लिखना जरूरी है ना। अब उन्होंने मैच करा रखा है ना, तो वो पढ़ना पड़ेगा अपने को ना, वो ध्यान से देखना पड़ेगा कि वो क्या लिखा हुआ है वहां पर ना। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास बीटा की वैल्यू आई गई थी है ना। तो बीटा अगर इसके बराबर नहीं है, और आगे अल्फा के बारे में बोल रखा है कि अल्फा 1 के बराबर है ना, तो अगर बीटा इसके बराबर नहीं है तो फिर तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा हमारे पास है ना। यानी यूनिक यहां भी आएगा और यूनिक यहां भी आएगा। लेकिन उन्होंने यूनिक के साथ साथ क्या ये आगे एक्स और वाई की वैल्यू भी दे रखी है हमें, उनका भी हमारा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। तो पहले हम यूनिक की बात कर लेते हैं, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। यूनिक भी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी है, नो सॉल्यूशन भी है। और यूनिक में भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है अपने को ना, कि अगर ऐसा होगा तो बेसिकली यहाँ और यहाँ यूनिक आएगा, यहाँ पर नो सॉल्यूशन आ सकता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ डेल्टा जीरो हो जाएगा, यहाँ भी डेल्टा जीरो हो जाएगा ना। तो हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना कि बीटा उसके बराबर है और गामा 28 हमारे पास है। तो ये देखते हैं अपन ना, फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं अपन। बीटा इज इक्वल टू दिस, यानी बीटा इज इक्वल टू अगर 1/2 7 अल्फा माइनस 3 के बराबर है और गामा 28 हमारे पास है, तो इसमें क्या होगा देखो आप। तो इससे क्या आ गया, डेल्टा जीरो आ गया, यहां से डेल्टा जीरो आ गया देखो आप। यानी यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आ सकता, इनफाइनाइट आएगा या नो सॉल्यूशन आएंगे ना। इसमें ध्यान से देखें, गामा 28 है, तो गामा के 28 होने से क्या हो गया कि जो डेल्टा जेड है वो जीरो आ गया ना। डेल्टा जेड बराबर जीरो आ गया, डेल्टा जेड बराबर जीरो आ गया। डेल्टा जेड हमने लास्ट पेज पे निकाला है ना, ये डेल्टा जेड आ गया, क्योंकि इसको लिख सकता हूं ना मैं, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया और 28 माइनस गामा कर दिया ना। गामा को 28 ले लिया अगर मैंने, तो ये जीरो आ गया ना। अब हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास अगर चाहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए तो चारों जीरो आने जरूरी है एक्चुअली ना। तो जैसे बीटा को लिया डेल्टा जीरो आ गया, और अगर मैंने गामा को 28 लिया डेल्टा जेड जीरो आ गया। अब हमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें, अगर बीटा इसके बराबर है और गामा 28 है, तो गामा को अगर मैं 28 रखूंगा ना, गामा को 28 रखता हूं बच्चों, देखो आप, तो 21 अल्फा, गामा को 28 रख रहा हूं मैं, तो 56 अल्फा माइनस, और कितना आ जाएगा, माइनस 22 बीटा, और माइनस 33 आ जाएगा ना। तो इससे कितना आ गया, 77 आ गया, मतलब है ना 77। तो 11 का मल्टीपल आ गया, ये भी, तो 11 मैंने कॉमन ले लिया, वी गेट 7 अल्फा माइनस 2 बीटा और माइनस 3 आ गया ना। तो ध्यान से देखो, अगर बीटा इसके बराबर है, बीटा अगर इसके बराबर है और गामा 28 है, तो बेसिकली बीटा इसके बराबर होने का मतलब ये एक्सप्रेशन जीरो हो गया ना। तो जैसे ही अगर मैं बीटा को इसके बराबर लूंगा, डेल्टा एक्स भी जीरो आ जाएगा ना। यानी बीटा ये हो गया और गामा 28 हो गया, या मैंने रखा गामा को 28, सिंप्लीफाई करके बताया आपको, तो बेसिकली ये एक्सप्रेशन जीरो आ गई। यानी इन दोनों के, ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो डेल्टा एक्स भी जीरो आ जाएगा ना। डेल्टा वाई को चेक कर लेते हैं अपने ना। तो डेल्टा वाई को चेक करता हूं ना, अगेन मैं गामा की जगह क्या रख देता हूं,
28 रख देता हूं ना, तो 4 बीटा आ गया, गामा को लिखा मैंने 28, तो 28 अल्फा आ जाएगा और 14 अल्फा बचा हुआ है हमारे पास। फिर आगे लिखा प्लस गामा को 28 लिखा तो प्लस 6 आ गया हमारे पास। तो ये कितना आ गया, दिस इज 4 बीटा एंड प्लस 6 माइनस, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा, 14 अल्फा आ जाएगा, माइनस का 14 अल्फा। तो यहां से क्या करो आप 2 कॉमन ले लो ना, तो वी गेट 2 बीटा एन प्लस 3 माइनस का 7 अल्फा। तो यहां से माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया ना, तो आ जाएगा 7 अल्फा माइनस का 2 बीटा माइनस 7 आ जाएगा। नहीं 2 कॉमन लिया ना, 3 आ जाएगा, ये दिस इज 3, ये 3 आ जाएगा बच्चों ना। तो अगेन वापस ये 0 आ गया ना, क्योंकि अगर बीटा हमारे पास उसके बराबर है, ये लिखा था ना आगे हमने, बीटा अगर इसके बराबर है तो बेसिकली क्या आ गया है, ये 7 अल्फा माइनस 2 बीटा, अगर बीटा इसके बराबर है तो 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास है ना। और गामा यानी वो दोनों, तो इससे डेल्टा वाई भी 0 आ गया। यानी ऐसा लेने से, यानी ये अगर हमने लिया है, अगर हमने बीटा को ये लिया है और गामा को ये ले लिया, तो डेल्टा 0 आ गया, डेल्टा जेड 0 आ गया, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों चारों 0 आ गए ना। तो जब मैं ये लूंगा ना तो उससे मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों ना। यानी अगर अपन सवाल पर आ जाए, ध्यान से देखें, तो अगर मैं P को मैच कराना चाहूं, अगर मैं ऐसा लूंगा और गामा को 28 लूंगा, तो डेल्टा 0 आया, डेल्टा जेड 0 आ गया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई भी 0 आ गया, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। यानी P मैच करना चाहिए, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन से मतलब 3 से मैच करना चाहिए ना। अब ध्यान से देखें, इसमें अगर आंसर की बात करें तो P 3 से मैच कर रहा है 2 के अंदर, तो फिर या तो Q निकालने की जरूरत ही नहीं है अपने को ना, और हम R निकाल लें बस। यानी सिर्फ 2 से काम चल सकता है। अगर इंटेलिजेंसी की बात करें, जहां तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो P के बाद मुझे R निकाल लेना चाहिए ना। P के बाद R निकालूंगा तो मेरा काम चल जाएगा ना। हम ऐसा भी कर सकते हैं चाहे तो, या फिर चारों के जवाब भी दे सकते हैं अपन, P और R मैच कर लो, उससे मालूम पड़ जाएगा अपने को कौन सा करेक्ट आ रहा है ना। तो P तो 3 से मैच कर गया, क्लियर है ना। अब हम देखते हैं कि ये ऐसा आ गया हमारे पास, बीटा बराबर ये आ गया, तो बीटा अगर अगेन इसके बराबर है तो डेल्टा तो 0 आ गया बच्चों। देखो आप ध्यान से देखो, डेल्टा तो 0 आ गया ना, डेल्टा 0 आ गया, अगेन डेल्टा 0 आ गया ना। और अगर हम देख रहे हैं कि ये गामा नॉट इक्वल 28, तो डेल्टा जेड क्या आ गया, ये नॉन 0 आ गया। बस ये भी क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को ना। नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ गया है ना, नो सॉल्यूशन, क्योंकि अगर ये 0 है और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से कोई भी एक नॉन 0 आएगा तो सिस्टम के नो सॉल्यूशन आ जाएंगे। नो सॉल्यूशन का मतलब क्यू किससे मैच कर रहा है, क्यू मैच करेगा 2 से, तो P मैच कर रहा था 3 से और Q मैच कर जाएगा 2 से। हालांकि Q की आवश्यकता थी नहीं अपने को ना, क्योंकि P आने के बाद Q निकालने की जरूरत नहीं थी, Q 2 से मैच कर रहा है ना। अब हमें निकालना है R, निकालना है ना। तो R को देखें, अगर बीटा इसके बराबर नहीं है तो इसका मतलब डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा हो गया नॉन 0, डेल्टा नॉन 0 हो गया। देखो आप है ना, डेल्टा नॉन 0 हो गया। और अल्फा को क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया ना, अल्फा को 1 ले लिया ना, अल्फा को मैंने 1 ले लिया ना। तो और गामा इज नॉट इक्वल टू 28, गामा इज नॉट इक्वल टू 28। तो ये तो क्लियर है कि डेल्टा ऐसा होने से यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा ना। लेकिन अभी यूनिक यहां भी लिखा हुआ है और यूनिक सॉल्यूशन ये भी है और ये भी है, तो मैं ये निकाल के देख लेता हूं यहां पर है ना। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 1 हमारे पास है ना। तो हम अगर डेल्टा, अगर मैं एक्स निकालने के बारे में सोचूंगा ना, तो ध्यान से देखते हैं, अल्फा को 1 ले रखा है मैंने ना, तो आगे चल के देखते हैं अपन, अल्फा को मैंने 1 ले रखा है ना। तो डेल्टा एक्स को देखते हैं हम, डेल्टा एक्स पर कितना आएगा। तो डेल्टा एक्स हमारे पास ये लिखा हुआ है ना, तो अल्फा को अगर मैं 1 लूंगा ना, अगर मैं अल्फा को 1 ले लूंगा तो अल्फा को 1 लेने पर ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अल्फा को मैंने 1 लिया, तो डेल्टा एक्स को अगर मैं निकाल के देखूंगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, और अल्फा को अगर मैंने 1 ले लिया तो दिस इज 21 माइनस 12 हो जाएगा, मतलब है ना। ये अल्फा को मैंने 1 लिया तो 21 माइनस 33, अल्फा को 1 ले लूंगा तो ये गामा आ जाएगा, और वो बीटा हमारे पास है ही ना, तो उसमें हमें मिलेगा, अल्फा को मैंने 1 लिखा तो 21 माइनस 33, तो उससे माइनस 12 आ जाएगा, प्लस अल्फा को 1 ले रहा हूं तो 2 गामा आ जाएगा, और माइनस 22 बीटा आ जाएगा एक्चुअली ना। और डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा मेरे पास ये था, तो अल्फा को 1 लेते ही ये हट जाएगा यहां से, ये 4 माइनस 2 बीटा हो जाएगा ना,
4 माइनस 2 बीटा, 4 माइनस 2 बीटा आ जाएगा ये, डेल्टा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बीटा, क्योंकि अल्फा को 1 ले रहा हूं मैं, तो अल्फा को 1 लेने से 4 माइनस 2 बीटा आ जाएगा, 4 माइनस 2 बीटा। तो इसमें देखते हैं अपन, थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। अल्फा को हमें क्यू को मैच करा रहे हैं अपन, है ना, आर को मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, आर के कोरस्पॉन्डिंग आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आर के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं आंसर निकालने की कोशिश करूंगा तो बेसिकली वो देखते हैं कितना आता है ना। यूनिक सॉल्यूशन आएगा, हमने बोल रखा है कि अल्फा इज 1, और अगर अल्फा 1 है तो बीटा इज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि अल्फा को 1 रखने से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बीटा इज नॉट इक्वल टू 2 और गामा इज नॉट इक्वल टू 28। या इससे बेटर हम पहले एस वाला निकालते हैं ना, क्योंकि यहाँ गामा की वैल्यू 28 है एक्चुअली हमारे पास, तो ज़्यादा प्रॉपर्ली निकाल पाएंगे अपने ना। तो मैं ये पहले एस वाला चेक करते हैं ताकि एस वाले को निकाल पाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि वैल्यू दे रखी सोचना आसान हो जाएगा हमारे लिए ना। तो अल्फा अगर 1 के बराबर है और तो इसका मतलब बीटा इज नॉट इक्वल टू दिस, तो बीटा इज नॉट इक्वल टू 2, अल्फा बराबर 1 के कोरस्पॉन्डिंग, अगर अल्फा 1 है और ये नॉन जीरो, ये इसके बराबर नहीं है, तो बीटा इज नॉट इक्वल टू 2, और गामा 28 हमारे पास है ना। तो गामा के 28 आने से ये बात तो क्लियर हो गई, और ये इसके बीटा अगर इसके बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ये भी कंफर्म है, यूनिक आएगा, और उसमें डी जेड 0 है, देखो आप, तो जेड बराबर 0 आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेड बराबर 0 यहां भी है और जेड बराबर 0 यहां भी है ना, दोनों में है ना। तो मैं अब निकालता हूं उससे एक्स निकालने की कोशिश करता हूं ना। तो अल्फा को मुझे 1 लेना है, गामा को 28 लेना है ना, और मैं एक्स निकालने की कोशिश करता हूं। तो एक्स मैं कैसे निकालूंगा, एक्स निकालने के लिए मैं यूज करूंगा डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। एक्स निकालने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा का इस्तेमाल करूंगा ना। तो एक्स अगर मुझे निकालना है तो मैं यूज करूंगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा का, एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा। डेल्टा भी मेरे पास है, और मैं जो भी कुछ कर रहा हूं ये अल्फा बराबर 1 के लिए कर रहा हूं और गामा बराबर 28 के लिए कर रहा हूं ना, है ना। और हमें दिया हुआ है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू दैट, यानी 2 बीटा इज नॉट इक्वल टू 7 अल्फा माइनस 3, ये हमें दिया हुआ है ना, यानी 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है ना। तो डेल्टा एक्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो डेल्टा एक्स मेरे पास ये लिखा हुआ है ना, इसमें मैं क्या रखता हूं, गामा की जगह 28 रख देता हूं, तो गामा की जगह मैंने 28 रख दिया ना, तो उससे बेसिकली ये आ गया और ये आ गया ना। तो देखो ये तो हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया, और बेसिकली डेल्टा क्या है हमारे पास, डेल्टा हमारे पास ये लिखा हुआ है, देखो बच्चों ध्यान से, डेल्टा ये लिखा हुआ है। तो जो डेल्टा में एक्सप्रेशन है वही एक्सप्रेशन यहाँ बन गया, और हमें दिया हुआ है कि ये बराबर नहीं था 2 बीटा उसके बराबर, तो यानी ये नॉन जीरो है ना। तो जैसे ये नॉन जीरो हुआ ना, इस एक्सप्रेशन को मैंने इससे काट दिया, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा कितना आ गया, 11 आ गया ना, यहां से एक्स बराबर 11 आ गया, एक्स बराबर 11 आ गया बच्चों ने। ऐसे में वाई निकाल सकता हूं ना, यानी मैं जब अल्फा को 1 ले रहा हूं, गामा को 28 ले रहा हूं, और ये मान के चल रहा हूं कि बीटा 2 बीटा इज नॉट इक्वल टू दिस, तो उससे सॉल्यूशन तो यूनिक आएगा, क्योंकि ऐसा होते ही डेल्टा नॉन जीरो आ गया, और इनको मैंने रखा तो डेल्टा एक्स पर डेल्टा निकाल लिया, उससे 11 आ गया। डेल्टा जेड 0, इससे डेल्टा जेड 0 आ गया, तो जेड बराबर 0 आएगा ही आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन में एक्स तो आ गया 11, जेड आ गया 0, अब मुझे वाई निकालना है। तो वाई के निकालने के लिए अगेन हम देखते हैं कि वाई कैसे निकालेंगे ना। वाई निकालने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, देखो आप, अगर मैं वाई कैलकुलेट करूंगा ना, तो वाई निकालने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा तो मुझे पता है ना, डेल्टा मेरे पास लिखा हुआ था, डेल्टा हमारे पास है, डेल्टा इज इक्वल टू 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3, ये डेल्टा था हमारे पास। डेल्टा वाई मेरे सामने लिखा हुआ है ना, तो डेल्टा वाई के अंदर भी अगर हम गामा को 28 रखेंगे, गामा को अगर मैं 28 रख देता हूं, अल्फा का तो 1 रखूं, मैं गामा को 28 रख देता हूं बस, गामा इज इक्वल 28, तो डेल्टा वाई कितना आ जाएगा, देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, गामा को 28 रखा मैंने, तो ये कितना आ गया 4 बीटा 28 इंटू अल्फा, 28 इंटू अल्फा और प्लस 14 अल्फा माइनस प्लस 6 आ गया है, प्लस 6, तो ये कितना आ गया, दिस इज
माइनस 14 अल्फा प्लस 4 बीटा और प्लस 6 आ गया। यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, माइनस 2 तो 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3, वही आ गया देखो बच्चों ना। और ये डेल्टा आ गया, और हमें दे रखा है डेल्टा नॉन जीरो है। अगर मैं आर को मैच करा रहा हूँ, आर को नहीं मैच करा रहे हम, आप मैच करा रहे हैं इसको, शायद लास्ट वाले ऑप्शन को मैच करा रहे हैं पहले अपन, जब मैं अल्फा को 1 ले रहा हूँ और गामा को 28 ले रहा हूँ, और इससे डेल्टा नॉन जीरो यूनिक सोल्यूशन आएगा। इसके 21 से जेड जीरो आ गया, तो मुझे इनमें से कोई एक आंसर आएगा। ये मैंने लेके दिखा दिया आपको कि अल्फा 11 आ रहा है। मैं वाई को कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, और वाई अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो बेसिकली जो वाई की वैल्यू मेरे पास है वो वाई मुझे यहाँ से निकालना है, वाई मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना है। और उसके लिए अगर मैं ध्यान से देखूँ जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो डेल्टा वाई के अंदर हमारे पास डेल्टा वाई मेरा ऐसा बन रहा है ना, और डेल्टा के अंदर ये सेम एक्सप्रेशन हमारे पास है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो सिंस मुझे दे रखा है ये नॉन जीरो है ना, तो इस नॉन जीरो नंबर से नॉन जीरो नंबर कट जाएगा अगर मैं डिवाइड करता हूं। तो डेल्टा वाई अपन डेल्टा अगर मैं निकालूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई इक्वल टू -2, तो वाई की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो सोल्यूशन तो यूनिक आएगा नो डाउट, लेकिन वो एक को एक्स से मैच कराना है अपने को ना, तो उसमें नो डाउट वो जो है लास्ट वाला मैच कर जाएगा हमारे पास, लास्ट वाला इससे मैच कर जाएगा ना। यानी अब एस मैच कर गया हमारे पास, एस मैच करेगा हमारे पास 4 से, एस 4 से मैच कर जाएगा ना। अब इसको देख सकते हैं अपन चाहें तो ना, क्योंकि अब हम अगर ध्यान से देखें ना, अब अगर मैं आर को भी मैच कराना चाहूँ, हालांकि मेरा काम चल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे, लेकिन फिर भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा है ना, और उसमें जेड जीरो नहीं आएगा। इन दोनों में जेड जीरो है, तो इसका मतलब अगर इससे जो है ना ये तो मैच नहीं करेगा ना, इसका मतलब इससे ये मैच करेगा 1 वाला, तो आर मैच करेगा 1 से ना, क्योंकि यूनिक आ रहा है और इस यूनिक के अंदर जेड जीरो नहीं आएगा। तो यहां तो यूनिक में जेड जीरो है, तो मुझे ये टिक करना पड़ेगा ना। तो इससे करेक्ट आंसर आ जाएगा पी मैच करेगा 3 से। हालांकि इसमें पी और आर से काम चल जाता है मेरे हिसाब से ना, या पी और एस से तो काम नहीं चलता खैर, क्योंकि पी और एस निकालना आसान था। हालांकि थोड़ी चालाकी तो की उन्होंने, पी और एस निकालना आसान था, तो पी और आर से काम चल जाता है इसमें ना। जिसने पी और आर निकाला होगा, और ऐसा निकालते भी क्लास में सिखाते भी हैं आपको किस तरह सोचना चाहिए आपको ना, और वो कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया और हमारा आंसर आ गया और मैच करा दिया आंसर को अच्छी तरह से हमने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये स्टेट से रिलेटेड है, इसको आसान की कैटेगरी में काउंट करूंगा क्योंकि इस तरह के सवाल जेईई मेन वगैरह में पूछे जाते हैं जो हम करते ही है ना। हालांकि इस बार इस सवाल एक्सपेक्टेड था कि स्टेट्स का सवाल एडवांस में आना ही था, क्योंकि पहली बार उन्होंने स्टेट्स को जो है एडवांस में इंट्रोड्यूस किया है, तो पूरी उम्मीद थी इस बार सवाल आएगा ना, और आसान सवाल दिया है उन्होंने ना। तो डेटा दिया हुआ है हमारे पास 3, 8, 11, 12, 3, 8, 11, 10, 5, 4 इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें एक तो मीन निकालना है इस डेटा का, एक मुझे मीडियन निकालना है, एक मीन डिविजन निकालना है मीन के अबाउट, और एक मीन डिविजन निकालना है मीडियन के अबाउट। मीन मीन तो निकालना जानते हैं अपन, मीन डिविजन वगैरह भी निकाल सकते हैं ना। तो बेसिकली क्या है, मुझे इस डेटा का मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए मैं डेटा को है तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करूंगा ना। तो यहाँ क्या है, ऑर्डर नहीं दे रखा, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है ना। तो पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, 3 के बाद मैं 4 को लिखूंगा, 4 के बाद 5 को लिख लूंगा, 5 के बाद 8 को, 8 के बाद 10 और फिर 11 को, यानी 3, 4, 5, 8, 10, 11। तो अरेंज कर लेते हैं अपन, 3, 4, 5, 8, 10, 11 को अरेंज कर लिया ना, और इनके सामने इनकी फ्रीक्वेंसी लिख ली है ना, जो भी फ्रीक्वेंसी लिखी है फ्रीक्वेंसी को लिख लिया। पहले मैं मीन निकालने की कोशिश करूंगा, फिर मीडियन। मीडियन के लिए मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐड किया तो 20 आ गया, और एफ आई एक्स आई निकाला मीन निकालने तो 15, 16, 20, 16, 20, 33 आ गया। ये मैंने कैलकुलेट करा तो यहाँ से 120 आ गया, और सिंपली यहाँ से मीन निकाल लिया मैंने। मीन इज सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बेसिकली मीन कितना आ गया, 6 आ गया हमारे पास। मीन इज इक्वल टू 6, ये मीन बच्चों 6 आ गया ना। अब मीडियन अगर मैं निकालूंगा ना, तो मीडियन बेसिकली हमारे पास जो है वो, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 20 है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 20 है ना, तो थोड़ा ये गलत लिखा हुआ है ना मेरे हिसाब से, इसमें थोड़ा करेक्शन करना होगा हमें। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है ना, तो इसमें करेक्शन करना होगा अपने को ना। मीडियन में हमारे पास डेटा बेसिकली कितना है, 20 डेटा है ना, तो 2 मिडिल मोस्ट होंगे एक्चुअली ना। तो 20 में से अगर मैं 2 कम कर दूं तो 18 बचे, तो पहले 9 और पहले लास्ट के लिए 9, यानी 10th और 11th नंबर का ऑब्जर्वेशन। तो 10th ऑब्जर्वेशन प्लस 11th ऑब्जर्वेशन, अपॉन 2, बेसिकली ये हमारे पास जो है मीडियन आ जाएगा यहां से ना। तो अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो 10th ऑब्जर्वेशन निकाल लेते, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया इसका ना। तो 5 के बाद 9 आ गया, फिर 9 के बाद 13 आ गया, फिर 15 आ गया, फिर 17 आ गया, फिर 20 आ गया। तो 10th और 11th नंबर का चाहिए, 9th नंबर तक तो यहाँ आएगा,
तो 10th और 11th दोनों यहाँ आएगा, यानी 10th नंबर का ऑब्जर्वेशन भी 5 हो गया और 11th नंबर का भी 5 हो गया। तो 10th प्लस 11th 5 अपॉन 2, तो मीडियन कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया ना। मीडियन इज इक्वल टू 5, ये मीडियन 5 आ गया ना। अब मुझे मीन डेविएशन निकालना है ना, तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास है ना, इसको स्मॉल m मान लेते हैं अपन मीडियन को। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सबका हमने मीडियन से क्या निकाला? मीडियन के डेविएशन, मीडियन से डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली हमने ना। तो बेसिकली फॉर्मूला ये होता है ना, उस डेटा का अगर मैं मीन डेविएशन निकालना चाहता हूँ मीडियन के अबाउट, तो ये फॉर्मूला हो जाता है ना। और ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उन्हें इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का पहले मीडियन से क्या निकाल लो? डेविएशन निकाल लो, उसका मॉड निकाल लो, उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे ना। तो ये कॉलम बना रखा है बच्चों ना, इसको देख सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ से ये हमने जनरेट कर रखा है, पहले xi माइनस m निकाल रखा है, m बराबर अपने पास कितना है? 5 है ना, तो xi माइनस m निकाल रखा है। तो यहाँ निकालूंगा तो मॉड कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, देखो आप, यहाँ से 0 आएगा, फिर यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से फिर 5 आ जाएगा और यहाँ से 6 आ जाएगा। फिर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया इस फ्रीक्वेंसी से, तो ये जनरेट कर रखा है यहाँ पर हमने ना, ये 48 आ गया ना। ऐसे यहाँ x बार लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमें एक बार मीन डेविएशन निकालना है मीन के अबाउट, तो यहाँ x बार लिख लेते हैं अपने ना। तो मीन हमारे पास कितना? 6 था ना, तो यहाँ से निकालूंगा तो कितना आएगा? पहले 6 से 3 आ जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूंगा 15 आ जाएगा, फिर कितना आएगा? 2 से 8 आ जाएगा। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल रखा है, ये सम भी हमने निकाल रखा है यहाँ पर। दिस इज बेसिकली x बार, तो ये 54 आ गया ना। तो अगर मुझे मीन के अबाउट निकालना है, मीडियन के अबाउट, तो मीडियन के अबाउट आ गया 48 अपॉन 20, दैट इज 2.4। और अगर मीन के अबाउट निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है ना, दैट इज 54 अपॉन 20, दैट इज 2.7। यहाँ 48 आया था हमारे पास, यहाँ 54 आया था, तो एक बार मुझे 48 अपॉन 20 करना है और एक बार मुझे 54 अपॉन 20 करना है। तो ये आसान सवाल की कैटेगरी में है, यानी नंबर आ गए हमारे अच्छे तरह से ना, और कैलकुलेट कर लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। तो इसमें अगेन ये वेक्टर थ्योरी का है ना, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टफ तो नहीं बोलूँगा मैं, बस ये थोड़ा थ्योरेटिकली लंबा लिखा हुआ है, थोड़ा सा सवाल को अंडरस्टैंड करना था एक्चुअली ना। हालांकि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है ना, अंडरस्टैंड करने का टाइम कम मिलता है, लेकिन कुछ पहले सवाल अच्छे सवाल हो जाते हैं, आसान आसान सवाल कर लेते हैं, तो माइंड तेजी से दौड़ता है ना। तो ऐसी बात नहीं, किया होगा अच्छे बच्चों ने इस सवाल को भी। तो हमें 2 लाइन दे रखी है एक्चुअली, L1 लाइन दे रखी है, वो ओरिजिन से पास हो रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है। एक हमें दे रखा है L2 लाइन, L2 लाइन भी मुझे दिया हुआ है ना, और उसमें जो है वो पॉइंट, वो जो लाइन है हमारे पास, वो J माइनस K से पास हो रही है और वो I प्लस K के पैरेलल है ना। 2 लाइन दे रखी है L1 L2 एंड X विद द सेट ऑफ ऑल द प्लेन्स H दैट कंटेन्स द लाइन L1, यानी L1 लाइन को कंटेन करने वाला मुझे प्लेन निकालना है ना। अब किसी भी लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन क्या होंगे? बहुत सारे होंगे। जैसे अगर मैं ये लाइन मान लूं, इसको कंटेन करने वाले प्लेन बहुत सारे होंगे, ये सब प्लेन इस लाइन को कंटेन कर रहे हैं ना, यानी H बहुत सारे प्लेन हमारे पास हैं, लेकिन वो सब इस लाइन को कंटेन कर रहे हैं ना। एंड फॉर प्लेन H लेट DH डिनोट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ L2 एंड H, यानी जो भी वो उस L1 को कंटेन करने वाले हमारे पास जो प्लेन है H, वो L2 पर लाइन करने वाले पॉइंट से उनकी डिस्टेंस क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस आनी चाहिए हमारे पास। एंड लेट H0 बी अ प्लेन इन X, प्लेन X का मतलब X में कौन से प्लेन लाई कर रहे हैं? जो L1 को कंटेन कर रहे हैं ना। अब उन्हें L1 को कंटेन करने वाले हम किसी पर्टिकुलर प्लेन की बात करें, लेट H0 बी द प्लेन इन X फॉर विच DH0 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ DH। और DH का मतलब क्या है? DH का मतलब यह है कि उस L1 लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की हम L2 पर लाई करने वाले प्लेन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो हम चाहते क्या है? H0 निकालने के लिए हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए जो L1 को कंटेन कर रहा है, लेकिन वो L2 पर लाई करने वाले पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है ना। तो हम ध्यान से देखें कि हमें ये एक लाइन दे रखी है और एक लाइन और है हमारे पास L2 ना, तो इसको कंटेन करने वाला वो प्लेन जो इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, बेसिकली वो क्या होगा? वो इसको कंटेन करेगा और इस गिवन लाइन L2 के क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा ना। ये L1 लाइन हमारे पास है ना, तब जाके वो डिस्टेंस मैक्सिमम आएगी। जैसे अपन करते हैं ना 2D में हम सवाल करते हैं कि भाई एक पॉइंट P हमारे पास है और एक पॉइंट Q हमारे पास है, P से पास होने वाला वो लाइन निकालो जो Q से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो P से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन होगी, लेकिन वही लाइन Q से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी जो PQ की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी ना। या हम 3D की बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं इस लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन बहुत सारे हैं,
लेकिन हमें इस पर लाई करने वाले पॉइंट से उस प्लेन की जो L1 को कंटेन कर रहा है वो डिस्टेंस मैक्सिमम आनी चाहिए ना। तो वो वाला प्लेन होगा जो L1 को कंटेन करेगा और L2 के क्या होगा, पैरेलल होगा। बस मुझे H0 निकालना है इसमें ना, और H0 इज अ प्लेन कंटेनिंग L1 एंड दैट इज पैरेलल टू L2, वो मुझे प्लेन निकालना है। और H0 आने के बाद मैं इन सबके आंसर बता पाऊंगा आपको ना, और बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे अपन। इसमें भी अगर मैच करना है हमें, तो मैच में अगर हम देखें कि P मैच करने के बाद हमें इसमें Q भी निकालना पड़ेगा, और इसमें हमें S से काम चल जाएगा। अगर मैं P सही मैच करा लूं तो P मैच कराने के बाद मुझे Q पे फोकस S से काम चल जाएगा शायद मेरे हिसाब से ना, P और S से काम चल जाएगा ना, या दो अभी देखते हैं निकालने के बाद क्या आएगा, उससे फिर देखा जा सकता है ना। तो हम देख रहे हैं हमें पहले लाइन निकालनी है, प्लेन निकालना है जो L1 को कंटेन कर रहा है ना। तो L1 लाइन क्या है हमारे पास, L1 लाइन हमारे पास थी, L1 लाइन को अगर हम देखें दैट इज I J K, वो इस वेक्टर के पैरेलल है, ओरिजिन से पास हो रही है ना, और वो 0 1 -1 से पास हो रही है, और 0 1 -1 से पास हो रही है ना, 0 1 -1 से 0 1 -1 से पास हो रही है ना। तो इसको लिख लेते हैं एक बार हम, I + J + K, L1 जो लाइन हमारे पास है वो दैट इज R1 वेक्टर इज इक्वल टू I + J + K, और जो L2 लाइन हमारे पास है वो है लैम्डा टाइम्स ऑफ I - K लिखा हुआ है शायद, है ना। देखते हैं कंफर्म करके क्या लिखा हुआ है, वो J - K लिखा हुआ है, J - K और I + K, J - K और I + K, J - K एंड I + K, वो ऐसे लिखा हुआ है ना, या I J K लिखा हुआ है ना। एक बार कंफर्म करते हैं ना, I + J + K, J - K, I + K, I + J + K, J - K, I + K। तो हम चाहते हैं भाई इसको कंटेन करे और वो इसके पैरेलल आ जाए ना, तो उसको निकाल सकते हैं ना। बेसिकली मुझे लाइन जो प्लेन निकालना है वो इसको कंटेन कर रहा है ना, तो एक लाइन बना दी मैंने ना, 0, 0 से पास हो रही है, और इसके पैरेलल जो वेक्टर आ गया 1 1 1 आ गया ना। अब लाइन यहाँ से पास होगी, और इस लाइन के अगर पैरेलल है तो बेसिकली वो उस वेक्टर के भी पैरेलल है, प्लेन उस वेक्टर के भी पैरेलल जिसके की लाइन पैरेलल है। यानी बेसिकली ये जो वेक्टर होगा ये 1 0 1 ये इस प्लेन में लाई करेगा एक्चुअली ना। तो हम देख रहे हैं हमने इस प्लेन पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया, उसको इससे मिला दिया, तो ये वेक्टर बन गया एक x0 y0 z0, एक वेक्टर ये ले लिया मैंने, और इस वेक्टर को जो जनरल पॉइंट लिया r x y z, और एक ये वेक्टर बना दिया, और L2 जिस वेक्टर के पैरेलल है, इन तीनों वेक्टर को मैंने कोप्लेनर कर दिया ना। तो ये कैलकुलेट करने पर ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, H0 की इक्वेशन आ गई बेसिकली है ना। बस अब उसके बाद तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मुझे चेक करने, हमें निकालना डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0 1 1 फ्रॉम x - y z = 0। ये फर्स्ट ऑप्शन में ये पूछा गया था, तो इस H0 की हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर एक बार H0 प्लेन आ गया तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखें, अगर हम H0 की द वैल्यू ऑफ डी H0 निकालना है हमें ना, तो उसको निकाल सकते हैं हम। मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल ली हमने, और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालेंगे पॉइंट की ना, तो कितना आ गया, x - z = 0 आ गया, और L2 पर कोई पॉइंट लिया मैंने, L2 पर पॉइंट ले सकता हूँ मैं 0 1 -1, और इससे डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आएगा 1/√2, ये 1/√2 आ जाएगा ना। तो 1/√2 से मैच कर जाएगा, डी H0 आ जाएगा 1/√2, डी H0 विल कम आउट टू बी 1/√2, डी H0 = 1/√2 आ जाएगा। तो ये 1/√2 आ गया ना। सिमिलरली हमें डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट निकालनी फ्रॉम H0, ये भी हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि H0 में निकाल चुका। ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं किसके बराबर आ रहा है। हमें क्या करना है, H0 का ये जो प्लेन दे रखा है H0 हमने निकाल लिया, और ये जो प्लेन दे रखा है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो हम देख सकते हैं यहाँ से x और z बराबर है, या y और z बराबर है, तो बेसिकली इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ जाएगा ना, और इसकी मैं इससे डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना, और डिस्टेंस निकाली जा सकती है ना। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालनी है ना, इस प्लेन का और इस H0 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसकी मुझे डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से ना, तो वो √3 के बराबर आ जाएगी।
द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस प्लेन एंड द एच जीरो। तो एच जीरो आया हमारे पास x माइनस जेड बराबर जीरो, उस प्लेन का इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला 1 1 1 आ गया और ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल ली तो √3 आ गई हमारे पास। तो ये भी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पर आ गए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पेपर नंबर 1 का लास्ट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying this equation where z bar denotes the complex conjugate of z. Let the imaginary part of z be non-zero. Imaginary part of z be non-zero and match each entry in the list to the correct entry in the list 2. इसमें भी वो मैट्रिक्स मैचिंग वाला है, इससे सवाल अच्छे दिए इन्होंने। इनमें फ़ायदा ये हो सकता है कि सारे नहीं निकालें हम और कोई दो चेक लें मोस्ट अप्रोप्रिएट जिनसे हमारा काम चल जाता हो ना। तो बेसिकली इसमें हमें दे रखा है कि जेड बार तो कॉन्जुगेट है और जेड को मैंने एज्यूम कर लिया एक्चुअली इसमें ना। लेट जेड इज इक्वल टू, ये इक्वेशन लिखा हुआ है हमारे पास, तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं और हमें जेड के मॉड निकालना है, उसका स्क्वायर निकालना है, ये सब कैलकुलेट करना है अपने को। तो इक्वेशन बेसिकली मेरे पास ये थी, मॉड जेड का होल क्यूब प्लस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड माइनस 8 इज इक्वल टू 0, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन था हमारे पास। जेड मॉड जेड का क्यूब 2 जेड स्क्वायर 4 जेड बार माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ था बच्चों है ना। और मुझे यहाँ से मॉड जेड वगैरह उनके आंसर निकालने हैं ना। तो ये एज्यूम कर लो आप, यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया लेट जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस्ट पावर आइटा थीटा। इसको चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जेड का इमेजरी पार्ट जो है वो आर इंटू साइन थीटा आ जाएगा और रियल पार्ट आ जाएगा आर इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान से अगर हम देखें ना इसमें, तो ध्यान से देखने पर ये मालूम पड़ेगा हमें, ध्यान से देखने पर ये मालूम पड़ेगा हमें, ध्यान से देखने पर ये मालूम पड़ेगा कि जेड हमारे पास आर इंटू ई रेस्ट पावर आइटा थीटा है, तो मैंने रख दिया यहाँ, तो ये आर क्यूब आ गया, फिर 2 की जगह 2 रहा और जेड स्क्वायर कितना आ गया, आर स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर आइटा 2 थीटा आ गया। फिर ये 4 जेड बार था तो 4 तो 4 रहा और जेड बार को लिख सकता हूँ मैं आर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आइटा थीटा, माइनस 8 बराबर 0 आ गया ना। अब दोनों तरफ से रियल और इमेजरी पार्ट को कंपेयर कर लिया हमने, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर क्यूब को अलग कर लिया मैंने, ये रियल पार्ट निकाल लिया हमने। रियल के आप में एक तो आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ से आएगा 2 आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ से आएगा 4 आर कॉस थीटा, माइनस 8 की जगह माइनस 8 था बराबर 0 कर दिया ना। तो बेसिकली ये रियल पार्ट कंपेयर करने से आ गया ना। अब इमेजरी पार्ट कंपेयर करता हूँ मैं, तो यहाँ इमेजरी पार्ट आएगा नहीं, यहाँ आएगा ना, तो 2 आर स्क्वायर तो आएगा ही सही और वो एक आएगा हमारे पास साइन 2 थीटा, 2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो 2 आर स्क्वायर तो 2 आर स्क्वायर रहा और जो साइन 2 थीटा आया ना उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया हमने। तो बेसिकली इसका जो इमेजरी पार्ट आया वो आ गया 4 आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, वो आया 2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा आया, वो 2 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, उसको लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया 4 आर माइनस साइन थीटा, तो बराबर कर दिया उसको 4 आर साइन थीटा ना। और सिंस हमें दे रखा है कि जेड का जो इमेजरी पार्ट है वो नॉन जीरो है, सवाल में दिया हुआ है हमें, तो इसका मतलब साइन थीटा नॉन जीरो है ना। तो साइन थीटा को साइन थीटा से हमने कैंसिल कर दिया ना, साइन थीटा को साइन थीटा से कैंसिल कर दिया। तो यहां से आ गया हमारे पास आर को आर से कैंसिल कर दिया हमने ना, क्योंकि जेड बराबर 0 हो नहीं सकता है ना। जेड अगर 0 हो जाएगा तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जेड 0 होने पर ये 0 ये 0 ये 0, तो माइनस 8 बराबर 0 नहीं आएगा, तो जेड 0 भी नहीं होगा और जेड 0 नहीं है तो आर 0 नहीं है इसका मतलब। तो बेसिकली 4 से 4 को भी कैंसिल कर दिया हमने एंड वी गेट आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। एक तो ये आ गया आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 से क्या करा हमने, इस सेकंड फर्स्ट वाली इक्वेशन का यूज किया है ना, और यहां से मैंने यानी हमने इसमें जरूरत पड़ेगी हमें, यहाँ आर कॉस थीटा तो 1 आ जाएगा, हमें कॉस 2 थीटा की आवश्यकता पड़ेगी, तो कॉस 2 थीटा को निकाल लिया मैंने इस कॉस आर कॉस थीटा का यूज करके। कॉस थीटा का फॉर्मूला ये आ गया, 2 की जगह 2 लिखा मैंने और ये आ गया 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया बच्चों, 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 आर स्क्वायर, 2 माइनस, अच्छा 2 कॉस स्क्वायर थीटा निकाला ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकालना है मुझे ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 बाई आर स्क्वायर आ गया और माइनस 1 हो गया, तो 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। बस अब ये जो आर कॉस थीटा बराबर 1 यानी पुट करना है मुझे
r cos theta is equal to 1 and cos 2 theta is equal to 2 minus r square upon r square। इसको इसमें पुट कर दो आप है ना, r cos theta को मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया मैंने, r cos theta को 1 लिखा तो बेसिकली ये 4 बन गया, 2r स्क्वायर की जगह या r क्यूब की जगह r क्यूब रहा, और बेसिकली r स्क्वायर cos 2 थीटा कितना आ गया, r स्क्वायर cos 2 थीटा, ये 2 तो 2 रहा, और r स्क्वायर cos थीटा कितना आ गया, 2 माइनस r स्क्वायर आ गया। तो ये इक्वेशन जनरेट हो गई बच्चों, और यहां से मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो r बराबर 2 आ गया ना, और जैसे ही r2 आया तो हमें दिक्कत नहीं आई, सारे ऑप्शन के जवाब दे सकते हैं अपन। अगर r2 आ गया तो बेसिकली r क्या है, मॉड z है ना, तो मॉड z बराबर 2 आ गया, तो ये वैल्यू 4 आ गई ना। क्यों में हमसे ये पूछा गया है ना, व्हाट इज z माइनस z बार, एंड 2 इंटू इमेजरी 2 आयोटा इंटू इमेजरी पार्ट ऑफ z, तो 2 आयोटा इंटू इमेजरी पार्ट ऑफ z आ गया ना। और इसमें मुझे पता है ना, इसकी स्क्वायरिंग मुझे करनी है, तो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा, और कॉस स्क्वायर की मुझे वैल्यू पता है ना, यहाँ हम बोले कि भाई इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो यह आ जाएगा 4r स्क्वायर, यह आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस का 4 इंटू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा ना। और r बराबर 2 है तो 16 तो ये हो गया, और r कॉस थीटा की वैल्यू 1 आई है, तो 16 माइनस 4 कितना आ गया, 12 आ गया ना। ऐसे ये निकाल सकता हूँ मैं z प्लस, ये इसको भी निकाला जा सकता है। इसको निकालने के लिए हम ऐसा देख सकते हैं कि मॉड z का होल स्क्वायर और प्लस मॉड ऑफ z प्लस z बार होल स्क्वायर, तो ये तो कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि मॉड z 2 आया है ना, और ये कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2 r cos थीटा का होल स्क्वायर, और r cos थीटा कितना है, 1 है ना, तो ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, तो 8 आ गया ना। ऐसे इसको निकाल लेंगे ना, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉड का स्क्वायर था तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, ये मुझे पता है, ये भी निकाल सकता हूँ मैं, 2r cos थीटा था तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि r cos थीटा 1 था तो ये 7 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं ना, और जिसका आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। पी मैच कर जाएगा 4 से और क्यू मैच कर जाएगा हमारे पास 1 से, 12 आ गया सेकंड का आंसर, क्यू का आंसर 12 आ गया हमारे पास, क्यू का आंसर 12 आ गया, उसके बाद 8 आया, फिर 7 आ गया ना, तो 4 12 7 8 आ गया, 4 आया, उसके बाद 12 आया, उसके बाद 7 आया, नहीं उसके बाद 8 आया, एंड देन लास्ट में 7 आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट पेपर नंबर 1।